Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Alcohol, Phenol, Ether. So students, ether की आज हमारी लास्ट क्लास है. अल्कोहल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आफ्टर दैट फिनॉल और ईथर. ईथर में आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2. इसके अंदर हम कुछ रिमेनिंग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विद HI. हम लास्ट टर्न पे डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन. ऐसे रिएक्शंस जिनमें C और O के बीच का बॉन्ड स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मजा आएगा आप इसको पढ़ के. और बहुत हर एग्जाम में है ना, कोई कंपटीशन देख लो, बोर्ड एग्जाम्स देख लो, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, है ना, या नीट है, JEE है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है. तो ध्यान से पढ़ना, साथ साथ में नोट करना, ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करनी है. वो मैं आपको हमेशा कहती हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. अदरवाइज आपको लगेगा हाँ मुझे सब समझ में आ गया, बट होगा नहीं एग्जाम में. क्यों? क्योंकि रिटन प्रैक्टिस नहीं है. जैसे मैथ्स है इस तरह से, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में रिएक्शन विद HI. HI हमारा हैलोजन एसिड है. अब हैलोजन एसिड तो बच्चों 4 तरह के थे. हैलोजन एसिड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हैलोजन एसिड होते हैं HI, HBr, HCl एंड HF. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो सब में हाइड्रोजन कॉमन है ना. अब फ्लोरीन, तो बच्चों फ्लोरीन तो छोटा सा एटम है तो बॉन्ड लेंथ छोटी सी है. फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी. देन ब्रोमीन तो और बड़ी साइज, और आयोडीन सबसे बड़ी. तो H और I के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है. तो जितना लंबा बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है, वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते. तो बच्चों होल्ड नहीं कर पाते तो बॉन्ड टूटना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. ठीक है. तो हम कहेंगे भाई HI बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी भी मैक्सिमम है. ठीक है. तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप कहोगे HI, HBr, HCl और HF. या अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दे दूं बच्चों तो भी आपको यही लिखना है. बॉन्ड स्प्लिट होगा तभी तो रिएक्ट होगा. सो बॉन्ड स्प्लिट होने के अकॉर्डिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI सबसे आगे है. ठीक है. अब मैं आपसे कहूंगी भी जनरल ईथर की रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद HI. तो बच्चों एक जनरल रिएक्शन करें, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो हम कहेंगे भाई H तो हो गया पॉजिटिव, I हो गया नेगेटिव. अब ये ऑक्सीजन जिस पार्ट के साथ जाएगा वो नेगेटिव और रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप क्या है, पॉजिटिव. तो आप क्या करोगे, बॉन्ड स्प्लिट कर दो. ठीक है. तो RO माइनस यहां से क्या उठाएगा, H प्लस, तो इट विल बी ROH. तो फिलहाल तो ये हो गया ROH और R प्लस और RI माइनस, तो आंसर हो जाएगा RI. ठीक है. तो भाई जब तक दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तब तक तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है ना. किसी के साथ भी ऑक्सीजन भेज दो. सपोज डाई इथाइल ईथर, तो बच्चों डाई इथाइल ईथर व्हेन रिएक्ट्स विद HI, तो अगेन आई विल से H प्लस एंड I माइनस. और डाई इथाइल ईथर में ये ऑक्सीजन मान लो इधर गया तो ये नेगेटिव है और ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव. तो करना तो कुछ भी नहीं है ना, ये बॉन्ड स्प्लिट कर देते हैं, इधर टूट जाएगा. तो C2H5O माइनस और H प्लस और C2H5 I माइनस. तो एक आंसर तो हमारा हो गया इथेनॉल. ठीक है. और सेकेंड आंसर जो हो गया दैट इज इथाइल आयोडाइड. ठीक है. तो ये फाइनल आंसर हो गया. लेकिन सिमेट्रिक ईथर ना हो, मिक्स्ड ईथर हो, बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तब तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. तो बच्चों मिक्स्ड ईथर के केस में क्या करना है, तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, ठीक है, मिक्स्ड ईथर मतलब समझे ना आप, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट. ROR डैश, एक मिथाइल एक इथाइल है ना, एक इथाइल एक आइसोप्रोपाइल है, या एक आइसोप्रोपाइल एक टर्शीब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो बच्चों इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, अब देखो कंडीशन है केस 1. अब केस 1 क्या है, इफ बोथ ग्रुप्स आर 1 डिग्री एल्काइल.
ठीक है, दोनों ग्रुप सेम है ना, और सेम में भी क्या है, एल्काइल है, लेकिन डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो अब दोनों सेम है, 1 डिग्री है, तो फिर तुम्हें लगेगा भाई ROR हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करते हुए बोथ ग्रुप्स में मैं कह देती हूँ बोथ ग्रुप्स आर एल्काइल, या इफ वन ग्रुप इज मिथाइल, ठीक है, एक ग्रुप तो मैंने ले लिया क्या, मिथाइल, एंड अनोदर इज अनोदर इज 1 डिग्री एल्काइल। ठीक है भाई, पिछली बार भी दोनों 1 डिग्री एल्काइल थे, लेकिन ऐसा तो नहीं ना सेम थे, इथाइल और प्रोपाइल हो सकता था, है ना, या प्रोपाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता था, इस तरह से। तो 1 डिग्री एल्काइल फिर आपको लगेगा सेम है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ भाई एक मिथाइल है, एक 1 डिग्री एल्काइल है, या इथाइल है, प्रोपाइल है, एनीथिंग। अब होगा क्या, तो बच्चों मैकेनिज्म जो होगा वो होगा SN2। अगर हमारे पास ये केस है तो मैकेनिज्म क्या है, तो हम कहेंगे SN2 मैकेनिज्म है, और स्टेरिक फैक्टर जो है, स्टेरिक फैक्टर काम करेगा, स्टेरिक फैक्टर विल डोमिनेट। अब क्या मतलब हुआ स्टेरिक फैक्टर, तो हम कहेंगे देखो I- तो खुद भी बहुत बल्कि है, तो अगर SN2 मैकेनिज्म है तो I- वहां अटैक करेगा जो एल्काइल ग्रुप छोटा है, क्योंकि हिंड्रेंस काम करेगी। स्टेरिक फैक्टर समझते हो ना, स्टेरिक मतलब भीड़, क्राउडिंग, तो फिर I- उस ग्रुप पे अटैक करेगा जो कि क्या है, साइज में छोटा है। मतलब एक मिथाइल एक इथाइल है ना, तो मेरे को पता है भाई एक मिथाइल एक इथाइल क्या है, 1 डिग्री, तो फिर I- वहां जाएगा जो छोटा है, मतलब मिथाइल पे। इथाइल है, प्रोपाइल है, तो फिर दोनों ही 1 डिग्री है, तो I- वहां जाएगा जो कि क्या है, छोटा है, मतलब इथाइल पे। ठीक है, तो स्टेरिक फैक्टर विल डोमिनेट एंड हैलाइड आयन गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जो छोटा एल्काइल ग्रुप है ना बच्चों, उसी पे जाएगा। ठीक है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, मतलब अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन मिल जाए कि भाई इथाइल मिथाइल ईथर, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। ठीक है, तो भाई H+ I-। अब हमें बताइए 1 डिग्री, 1 डिग्री समझते हो ना बच्चों, ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये 1 डिग्री है, मिथाइल है, तो I- को वहां अटैक कराओ जो कि क्या है, छोटा है, सॉरी, तो इथाइल की जगह I- कहां अटैक करेगा, तो हम कहेंगे छोटा, मतलब मिथाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो I- इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, CH3CH2OH। तो आपका जो आंसर है दैट इज CH3CH2OH प्लस मिथाइल आयोडाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, एक ग्रुप मिथाइल है, एक ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल है ना, तो आपको बताना है स्टेरिक फैक्टर डोमिनेंट होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, है ना, और हमारा आंसर जो है दैट इज I- गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो मैंने आपसे कह दिया नहीं बच्चों इथाइल प्रोपाइल ईथर है, अब क्या करोगे। ठीक है भाई, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर है, इथाइल प्रोपाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI, तो हमें तो क्लियर है कि भाई हिंड्रेंस है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हिंड्रेंस का फैक्टर जो है वो डोमिनेंट रहेगा, तो I- गोज विद स्मॉलर, तो दिस टाइम स्मॉलर कौन है, तो हम कहेंगे इथाइल, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर, तो आप देखो अगर मिक्स्ड ईथर की रिएक्शन HI से कराएं तो 3 केस है बच्चों, फिलहाल हमने डिस्कस किया है केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है कि एक ग्रुप मिथाइल या 1 डिग्री एल्काइल और दूसरा भी क्या है 1 डिग्री एल्काइल बट डिफरेंट, सेम है तो कोई लड़ाई नहीं है ना, है ना, तो अगर डिफरेंट है तो स्टेरिक फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेंट रहेगा और मैकेनिज्म SN2 फॉलो होगा और हैलाइड आयन उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा जो कि क्या है, साइज में छोटा है। क्लियर, क्योंकि आयोडाइड अपने आप में बड़ा ग्रुप है इसलिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है।
अब मान लो केस 2 लिख देते। अब केस 2 में इफ वन ग्रुप इज 1 डिग्री एल्काइल एंड सेकेंड ग्रुप इज 2 डिग्री एल्काइल, आप क्या करोगी? है ना, दोनों 1 डिग्री है और दूसरा क्या है 2 डिग्री, डिफरेंट भी हो गया। तो बच्चों तब भी देन अगेन मैकेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, SN2। तो इफ वन ग्रुप इज 1 डिग्री एल्काइल एंड सेकेंड ग्रुप इज 2 डिग्री एल्काइल, देन steric factor will be dominant। ओके भाई, steric factor will be dominant मतलब तो वही है ना, halide ion attacks at smaller alkyl group। ठीक है, तो एक 1 डिग्री रख लो, एक 2 डिग्री रख लो, तब भी क्या होगा, तो SN2 मैकेनिज्म है, मतलब कार्ब कैटायन तो बनना नहीं है। तो जब कार्ब कैटायन बनना ही नहीं है तो स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन तो अपने आप में पेंटावेलेंट हो जाता है, तो भाई वो छोटे छोटे एटम को संभाल ले तो ही बहुत है ना। तो स्टेरिक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा, मतलब हैलाइड आयन बैक साइड से अटैक करेगा और उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, दैट इज जो क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, तो बच्चों मान लो अगर आपको दिया हुआ है इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ओके, सपोज वी हैव इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी रिएक्शन आप करा लो HI से। ठीक है, तो बच्चों ये 1 डिग्री ग्रुप है ना, और यहां देखो ये 2 डिग्री है, तो हम कहेंगे भाई 1 डिग्री 2 डिग्री में कोई झगड़ा ही नहीं था, है ना। मैकेनिज्म क्या है, SN2। तो SN2 मैकेनिज्म मतलब हैलाइड आयन अटैक करेगा हिंड्रेंस की वजह से स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे, तो ये बॉन्ड तो टूटना है भाई, यहां तो I आने वाला है, तो अब यहाँ I आएगा तो यहाँ तो O ही आएगा, सॉरी H आएगा, ओके साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे इस बार जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3CH2I। ठीक है, तो भाई हमारा जो आंसर है दैट इज CH3CH2I। और तो और देख लो, आइसोप्रोपाइल बना दो CH3CH, O के साथ क्या आएगा बच्चों, H, और वापस CH3। तो सेकंड जो आंसर है दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर? तो भी दोनों 1 डिग्री थे तब भी केस सॉल्व हो गया, एक 1 डिग्री है एक 2 डिग्री है तब भी केस सॉल्व हो गया। ठीक है, केस 2। मान लो केस 3। तो बच्चों केस 3 में क्या है, तो हम कहेंगे एक ग्रुप तो हमारा 1 डिग्री है, इफ वन ग्रुप इज 1 डिग्री, ठीक है, यहां 2 डिग्री होगा तो भी चलेगा, एंड अनदर ग्रुप इज 3 डिग्री एल्काइल। अब बच्चों 3 डिग्री एल्काइल तो टर्शियरी कार्ब कैटायन तो स्टेबल होता है ना। अब अगर 3 डिग्री है, कार्ब कैटायन बनने के चांसेस ही है, तो हम कहेंगे देखो, अच्छा 3 डिग्री छोड़ो, मान लो बेंजाइल हो तब भी, है ना, क्योंकि बेंजाइल कार्ब कैटायन भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्काइल है या बेंजाइल है, देन इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म, एंड ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्ब कैटायन। ठीक है, 3 डिग्री कोई प्रायर लेके चल रहे हैं हम, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्ब कैटायन, हैलाइड आयन कहाँ अटैक करेगा, कैटायन पे अटैक करेगा, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन लिख दो, 3 डिग्री है जो भी आपका है, देन
हैलाइड आयन अटैक्स ऑन इट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, हैलाइड आयन अटैक्स ऑन इट। मतलब एक जो है तुम्हारे पास एल्काइल ग्रुप वो है 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा तब भी चला लेंगे, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप आपके पास फंस गया, कौन सा, 3 डिग्री। तो बच्चों 3 डिग्री होते ही हम कहेंगे भाई अब मैकेनिज्म आया आपके पास कौन सा, SN1 आया, तो बस बात खत्म हो गई। तो देखो मान लो मैंने लिख दिया इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है भाई, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। नाउ इट रिएक्ट्स विद HI, तो भाई H+I-। अब SN1 मैकेनिज्म होता तब ट्रांजिशन स्टेट बनती और इसको वहां अटैक करना था जो कि छोटा है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म नहीं है। दिस टाइम मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म होता तो ये वहां जाके अटैक करता जो हैलाइड आयन क्या है, छोटा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती। बट इस बार क्या है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन अपने आप में स्टेबल है, एग्जिस्ट कर जाएगा थोड़ी देर, है ना। तो हम कहेंगे भाई इस बार ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मतलब मुझे ये कार्ब कैटायन बनाना है तो ये बॉन्ड तो मुझे यहाँ स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये O नेगेटिव है तो मैं तो H कनेक्ट करना है, H+, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये नेगेटिव एंड दिस टाइम कार्ब कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे देखो CH3 CH2 इसके साथ O- है तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 OH। और बाकी क्या है, तो हम कहेंगे बाकी है टर्शरी कार्ब कैटायन और हैलाइड आयन इस पे अटैक करेगा, सो इट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर, तो ये भी केस क्लियर हो गया कि भाई अगर टर्शरी और 1 डिग्री है तो क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो क्या करना है, मिथाइल है 1 डिग्री है तो क्या करना है। ठीक है, अब बच्चों 2 डिग्री वाला जो केस है ना, इफ both groups are 2 degree alkyl, both groups are 2 degree alkyl। भाई अगर एक भी 1 डिग्री था, 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री था तो हमने 1 डिग्री का अकॉर्डिंग आंसर बताया SN2 मैकेनिज्म। 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो हमने SN1 मैकेनिज्म कह दिया। दोनों ही तरफ क्या है, तो हम कह रहे हैं बोथ ग्रुप्स आर 2 डिग्री एल्काइल, देन तो बच्चों देन क्या, देन मैकेनिज्म जो होगा वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। मैकेनिज्म विल डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। भाई आपका सॉल्वेंट क्या है ना। अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक है, ठीक है बच्चों, आगे मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे इस चीज को। पोलर प्रोटिक मतलब पोलर तो है ही और साथ साथ में क्या है, प्रोटॉन डोनेटिंग है। जैसे मान लो वाटर ही है तो वाटर क्या है, प्रोटॉनिक, वाटर क्या है, पोलर भी है और प्रोटॉन भी छोड़ सकता है। तो मैं कहता हूँ वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो बच्चों SN1 मैकेनिज्म करा देना। ठीक है, और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं दे पाता है, तो पोलर एप्रोटिक है। जैसे मान लो एसीटोन है तो एसीटोन में एक्टिव हाइड्रोजन ना होने की वजह से वो प्रोटॉन तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, या DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। इस तरह के जो सॉल्वेंट है जो खुद प्रोटॉन नहीं छोड़ पाते हैं, तब मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। तो बच्चों SN1 मैकेनिज्म होता है तो आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के अकॉर्डिंग देना था, और SN2 मैकेनिज्म होता है तो आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो सारे एल्काइल ग्रुप डिस्कस कर लिए हमने कि भाई 1 डिग्री हो तो क्या होगा, 2 डिग्री हो तो क्या होगा, और दोनों ही, एक 1 डिग्री एक 3 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री है, तो क्या होने वाला है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच्चों इस पे जनरली क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे, बट इन केस आपको मिल जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए हमें करना क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं भाई मान लो मैंने ले लिया इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, अब हमने लिया है HI, तो बच्चों HI क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन छोड़ देगा। ठीक है,
अब ये प्रोटॉन प्लस है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल गरीब है, इसको तो इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे अटैक करना है। तो एक बार तो ये सोचेगा भाई चलो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर लेते हैं, तो ये जाके यहां तो अटैक कर ही लेगा। ठीक है बच्चों, तो बस अटैक करते ही पकड़ लो इसको क्या, ठीक है, CH3 OH प्लस और क्या हो गया, तो हम कहेंगे CH2 CH3। ठीक है, अब ये O जो है ये प्लस हो गया, इसको न्यूट्रल होना है कि भाई मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं तो इथेनॉल बन जाएगा, इधर जाऊं तो मीथेनॉल बन जाएगा, और दोनों सेम थे तो कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी हो जाता था। ठीक है, अब करें क्या, तो बच्चों इथेनॉल भी बन सकता है, मीथेनॉल भी बन सकता है, तो सेकेंड अटैकिंग स्पीशीज कौन है, I-, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मुझे कोई कार्बकेटायन की स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही भाई, तो मिथाइल हाईली रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल, और वो क्या है, इथाइल, वो भी कोई ज्यादा स्टेबल तो है नहीं, है ना, इसके कंपैरेटिवली ठीक है, थोड़ा रुक जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, तो इंडिविजुअल अकेला कार्बकेटायन बनने की स्थिति नहीं है, तो ये I- जो है इट विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, तो किसके बैक साइड से अटैक करेगा, इथाइल के कि मिथाइल के, तो ये तो खुद ही इतना बड़ा आयन है, तो ये छोटी जगह सर्च करेगा, भाई इतना बड़ा ग्रुप तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर ये भी जाएगा, एक साथ तो बॉन्ड बनेंगे नहीं सारे, है ना, तो ये नजदीक आएगा, वो दूर जाएगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। OH मान लो इधर जाएगा, तो ये इसके बैक साइड अटैक करेगा, तो ये आ रहा है वो जा रहा है, तो 5 वैलेंसी हो जाती है कार्बन की और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, भीड़ वाला फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब कि भाई क्राउड जहां होता है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये खुद इतना बड़ा ग्रुप है तो ये छोटा ग्रुप ढूंढेगा अटैक करने के लिए, दैट्स व्हाई ये अटैक करेगा कहां से, मिथाइल वाली साइड से। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो O के साथ H तो है, यहां पार्शियली पॉजिटिव कर देती हूं, ठीक है, तो ये जा रहा है इसके साथ, ठीक है, और इससे ये क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, पर अभी हुआ तो नहीं इससे दूर, है ना, और ये खुद भी पॉजिटिव हो रखा है अभी तो, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और ये I- जो है ये अटैक कर रहा है इस पे। ठीक है, I- तो अब न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं I- डायरेक्ट लिख देती हूँ, ओके। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो अगर ये बॉन्ड अपनी तरफ ले जा रहा है तो आप इसको पार्शियली नेगेटिव भी कर सकते हो, है ना, भाई ये बॉन्ड जो है इसकी तरफ जा रहा है तो ठीक है, ये नेगेटिव तो ये इसके साथ चला जाएगा। अब आप देखो आंसर क्या लग रहा है आपको, तो आपको लगेगा भाई OH जो है वो तो चला गया किसके साथ, तो हम कहेंगे OH गया इथाइल के साथ। अब अगर OH इथाइल के साथ चला गया तो अब हमारे पास आंसर डायरेक्ट बना दें हम, तो हम कहेंगे एक आंसर तो हमारे पास हो गया CH3I, और दूसरा जो हो गया दैट इज CH3 CH2OH, मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। क्लियर, तो SN2 मैकेनिज्म होगा, स्टेरिक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा और आंसर जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब मान लो टर्शरी ग्रुप होता तो सपोज वी हैव टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल एंड इथाइल ईथर। अब मैं कह रही हूं आप रिएक्ट कराओ HI से, तो HI से रिएक्ट कराओगे तो पहली स्पीशीज प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो गई, है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो गई, तो सबसे पहले ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे। ठीक है, तो अब देखो, तो हम कहेंगे भाई टर्शरी ब्यूटाइल तो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन ये प्रोटॉन ने अटैक कर लिया तो ये प्लस और ये हो गया C2H5। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर हो गया। अब तो बच्चों ये कार्बकेटायन बनने के चांसेस है, स्टेबल भी है, टर्शरी है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ। ठीक है भाई, तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो इथेनॉल तो अलग हो गया। ठीक है, इथेनॉल अलग हो गया। अब तुम्हारे पास क्या रह गया, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास रह गया टर्शरी कार्बकेटायन। ठीक है, अब टर्शरी कार्बकेटायन बनता है तो SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है ना। अब I- के पास कोई चॉइस नहीं है,
इसको कार्ब कैटायन पे अटैक करना है, तो सीधा प्रोडक्ट बना दूं मैं, तो अब जो होगा दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड और आपका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्लियर? तो अगर मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है, अब तो कोई झगड़ा ही नहीं है। मिथाइल इथाइल है तो एक मिथाइल है एक इथाइल है, मतलब 1 डिग्री है, तो SN2 मैकेनिज्म यानी मिथाइल पे अटैक होगा। ठीक है, और इथाइल है और टर्शियरी ब्यूटाइल है तो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मतलब कार्ब कैटायन बच्चों बनाना पड़ेगा, और कार्ब कैटायन बनाएंगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं एरोमेटिक ईथर्स के केस में। In case of aromatic ethers, अब बच्चों एरोमेटिक ईथर्स मतलब मान लो आपने ले लिया इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये हो गया फिनाइल एंड दिस ग्रुप इज इथाइल। ठीक है, अब आप रिएक्ट करा दो HI से। ठीक है, अब आपको यही देखना है ना भाई कार्ब कैटायन, तो आप मुझे बताओ कार्ब कैटायन भाई फिनाइल कार्ब कैटायन कैसे बनाओगे? फिनाइल कार्ब कैटायन तो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, और दूसरा बेंजीन से अगर O कनेक्टेड है बच्चों तो उसे हमें अलग नहीं करना है ना भाई। ये फिनॉक्साइड है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो ये चीज तो बनी रहने दो, ये स्टेबल है। तो दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि मुझे बेंजीन से O अलग नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बेंजीन से O मतलब फिनाइल से O, फिनॉक्साइड स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो मैं फिनाइल से O कभी भी अलग नहीं करने वाला हूं। ठीक है, कुछ भी हो जाए तो बस बात खत्म हो गई। तो तुम कहोगे भाई मैं फिनाइल से O नहीं अलग करने वाला हूं, मतलब ये O तुम्हारा नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब क्या करना है, प्लस माइनस कनेक्ट कर दो, तो भाई ये बॉन्ड यहाँ से स्प्लिट करो, यहाँ H दे दो, यहाँ I दे दो, तो इस बार आपका आंसर जो है दैट इज फिनॉल। ओके, और दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे इथाइल आयोडाइड। ठीक है, क्लियर? मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि भाई मिथॉक्सी बेंजीन, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथॉक्सी बेंजीन रिएक्ट विद HI, तो बच्चों HI क्या, H प्लस I माइनस। अब तो आपको पता है बेंजीन से O मुझे अलग नहीं करना है, तो O जहां गया वो नेगेटिव और बाकी एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव, तो आप फिर कनेक्ट कर दो तो क्या हो गया देखो। तो इस बार आपका आंसर है फिनॉल एंड CH3I मतलब मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, फिनॉल एंड इथाइल आयोडाइड, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब क्या करें, तो मान लो आपके पास है बेंजाइल इथाइल ईथर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां गड़बड़ नहीं करोगे। सपोज यू हैव बेंजाइल इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI, तो भाई H प्लस है I माइनस है। अब क्या करें, तो देखो इस बार बेंजीन से O डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। अब ये O किसके साथ जाएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, तो बच्चों फिर देखो अभी तो पढ़ा था बेंजाइल कार्ब कैटायन, है ना। पहले तो बेंजाइल क्या होता है बच्चों, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन बेंजाइल। ठीक है, अब यहां रेजोनेंस नहीं है, देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आएगा तुम्हें, तो तुम कहोगे भाई ये तो बेंजाइल है। हाँ, तो बेंजाइल कार्ब कैटायन तो स्टेबल है। ठीक है, और स्टेबल क्यों है, तो हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब समझे ना, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, मोबाइल है, घूम सकते हैं, है ना, या फिर आप लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, तो बेंजाइल कार्ब कैटायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब अब इसको भी तुम्हें अलग नहीं करना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस प्लस माइनस मिलते ही तो तुम कर दोगे ना बच्चों, बेंजीन CH2I और इथेनॉल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज बेंजाइल आयोडाइड। ओके, और क्या हो गया, तो सेकेंड है इथेनॉल। ओके, सो दिस इज रिएक्शन विद HI। ठीक है, हमें क्या करना है, ईथर की रिएक्शन करानी है HI से।
तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, मिक्स्ड ईथर का केस है, उसमें हमने देखा कि भाई ईथर कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर बच्चों सपोज मैंने आपसे दे दिया भाई ये है मिथाइल और ये हो गया इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन HI से करा दो। ठीक है ना, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI। ठीक है, रिएक्ट करा दो। तो आपको पता है भाई मिथाइल इथाइल कुछ कार्ब कैटायन वगैरह की स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही है, तो हिंड्रेंस वाला फैक्टर काम करेगा, मतलब ये वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस क्या है, कम है, भीड़ क्या है, कम है। तो मैं लिख दूं स्टेरिक फैक्टर, तो आप कहोगे इस बार आंसर क्या है, तो मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या है, तो हम कहेंगे प्लस इथेनॉल। ठीक है, अब सपोज आपसे कहा जाए कि नहीं भाई HI जो है ये एक्सेस में है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI एंड HI इज एन एक्सेस। अब एक्सेस में है तो मिथाइल आयोडाइड तो बना दो, और जो इथेनॉल है इट विल अगेन रिएक्ट विद HI, है ना भाई, HI तो प्रोटॉन देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, कर रखा है हमने प्रोटोनेटेड वाला रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से ये वाटर तो गया, अगेन यू विल फाइंड C2H5I प्लस वाटर। क्लियर, मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास है आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ HI से, और HI क्या है, एक्सेस में है, तो आपको बिना कुछ सोचे क्या करना है, दोनों एल्काइल ग्रुप को अलग करना है। इधर भी I आएगा, इधर भी I आएगा, और इधर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो यू विल फाइंड इथाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एंड वाटर। सो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्लस इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि स्टेरिक फैक्टर है क्या है, एक्सेस में है, मतलब जो बना है ना, रीजन सही है भाई, पहले कहाँ अटैक होगा, तो इथाइल पे ही होगा, पहले इथाइल आयोडाइड बनेगा और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन वो तो वापस ऐसे HI से रिएक्ट करेगा ना, तो वापस क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन और वाटर। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना है तो आपको ऐसे बताना है कि अगर एक्सेस में दे दिया तो हमारे दोनों आंसर क्या होंगे, दे विल बी हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस है, रिएक्शन विद HI। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको दिया है, चलो भाई HI एक्सेस में है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बच्चों HI एक्सेस में है, तो हमें देखना ही नहीं छोटा ग्रुप कौन है, बड़ा ग्रुप कौन है, सारे के सारे आंसर क्या है, हेलो एल्कीन। तो एक एल्कोक्सी ग्रुप तो ये है, यहां से जाना है ना, एक एल्कोक्सी ग्रुप ये है, ये ब्रेक होना है, और एक एल्कोक्सी ग्रुप ये है, ये ब्रेक होना है। ठीक है, तो एक I इधर, I इधर, वहां से टूट रहा है, I इधर, I उधर, अगेन यहां से ब्रेक हो रहा है, तो I इधर और I इधर। तो देखो पहले यहां से चले CH3 CH2, ठीक है, ये तो वाटर बन के अलग हो जाएगा, तो यहां I आ जाएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट है, चलो मैं ये लिख देती हूँ, CH3 CH2I। ठीक है, सेकेंड देखो, अगर ये ब्रेक हो रहा है यहां से, तो यहां से क्या बनेगा, CH3I। अब वहां से भी ब्रेक हुआ तो भी क्या है, CH3। और ये जो ग्रुप है इसको देखो, तो दिस इज CH2, यहाँ वैलेंसी खाली है, यहाँ I, देन CH2 CH2। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, I, और यहाँ पे भी क्या है, I। चेक कर लो सारी रिएक्शन, भाई पहले यहाँ प्रोटॉन का अटैक करा दो, प्रोटोनेटेड हो गया, है ना। अब आप चेक कर लो, यही 1 डिग्री है, यही 1 डिग्री है, ठीक है, तो हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगा दो। ठीक है, तो इसको तो I भेजो, यहाँ अल्कोहल है, तो वो वापस HI से रिएक्ट करेगा ना, तो वापस HI से रिएक्ट करेगा, तो OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय I। ठीक है, तो मैं कह दूं भाई ऐसे तो हम जितने HI खर्च हो रहे है ना, भाई यहाँ कितने HI खर्च हुए, 1 2 3 4 5 और 6 मोल HI जो है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 मोल HI यूज हो चुके हैं, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप कितने हैं, 3, क्योंकि मैंने एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं,
ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, तो इनसे हम ईथर में नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, एचआई एक खर्च हो रहा है, 2 खर्च हुआ है, तो हमें क्लियर हो जाएगा, है ना, कि भाई कितने एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड, नाम क्या है इसका, तो हम कह रहे हैं इसको हम बोलेंगे ज़ीसेल मैथड। विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड we can calculate number of alkoxy groups, number of alkoxy groups in ether। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से अब ईथर में कितने OR है, एल्कोक्सी ग्रुप है, उसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, मींस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ईथर। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट निकालना, कितने एल्कोक्सी ग्रुप है, ईथर क्या है, OR ही तो है, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ईथर। ठीक है, इस मेथड को हम बोलेंगे ज़ीसेल मेथड। तो आई होप मेथड आपका क्लियर है ना। कोई सा भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, आपको डरना नहीं है, सीधा आंसर बताना है। मैकेनिज्म मैंने आपको सारे बता रखे हैं। ठीक है, नाउ सम अदर रिएक्शंस। फर्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन। तो बच्चों, अगर हम ईथर की वेपर को एल्यूमिना पे 653 केल्विन पे पास करें तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा। सो मान लो मैंने लिख दिया डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर का वेपर पास करना है एल्यूमिना, टेम्परेचर रखना है 653 केल्विन। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, 2 सिग्मा टूटते ही पाई, यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 सिग्मा टूट जाएगा तो पाई। तो दिस इज CH2 सब डबल बॉन्ड CH2, अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HHO। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है, तो व्हेन वेपर ऑफ ईथर पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 653 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, डाई इथाइल ईथर है ना, आपको बताना है ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो बीच में पाई आएगा, तो पाई बना दिया। अगेन ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड स्प्लिट हो गया और ये वाला बॉन्ड भी स्प्लिट हो गया, तो ये पाई। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, वाटर, तो डिहाइड्रेशन। एलिमिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है, डिहाइड्रेशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों आपको क्या करना है, ईथर की रिएक्शन करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई। ठीक है, तो सपोज यू हैव डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5 reacts with carbon monoxide in presence of BF3। टेम्परेचर 423 केल्विन के अराउंड ले लो और प्रेशर जो है दैट इज 500 atm। ठीक है, अब क्या करना है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ एंट्री देना है और बनाएंगे क्या, तो कार्बोनाइलेशन कर दो। तो ईथर का कार्बोनाइलेशन कर दो, तो C2H5 कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप में एंट्री ले लेगा और वापस ईथर लिख दो एज इट इज। ठीक है, ईथर क्या था, C2H5O C2H5, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके बीच में एंट्री ले लेगा। तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, तो देखो एस्टर O के साथ जो ग्रुप है दैट इज एल्काइल, मतलब दिस इज इथाइल। ठीक है, तो O के साथ कनेक्टेड हो गया इथाइल एंड रिमेनिंग इज एल्केनॉइड, सो दिस इज प्रोपेनॉइड। तो इथाइल प्रोपेनॉइड यानी कि एस्टर। नाउ नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन मतलब समझते हो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कुछ भी नहीं करना है, ईथर को बर्न करना है। सो डाई इथाइल ईथर बेसिक कॉमन ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर को बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ। अब बच्चों कोई भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे तो जो कार्बन है वो कन्वर्ट होगा CO2 और जो हाइड्रोजन है इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर।
तो कार्बन कितने हैं, तो मैं कहूँगी देखो 2 कार्बन इधर है, 2 इधर है, टोटल कार्बन वी हैव 4। तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बना दो बस, ठीक है, 4 CO2। और हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा वाटर, तो गिन लो 5 हाइड्रोजन इधर है, 5 इधर है, मतलब टोटल 10 हाइड्रोजन है। तो वाटर भाई H2O, तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है ना, H2O, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, टोटल 10 हाइड्रोजन है, तो वाटर कितने बना लोगे, तो वाटर हो जाएंगे 5। अब काउंटिंग कर लो, ऑक्सीजन कितने यूज हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 5 13। तो 13 में से देखो ईथर में ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें चाहिए 12, सो मैंने यहाँ लिख दिया 6। तो डाई इथाइल ईथर को जब हम कंबशन करेंगे तो आपका आंसर होगा CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये इस तरह से एक साइक्लिक ईथर है, एक्सेस में HBr लेना है, ठीक है। हालांकि मैंने एक्सेस में HBr वाली रिएक्शन बताई थी, पर चलो मान लो अब हम मैकेनिज्म से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ईथर है, अब बच्चों HBr है ना, तो पहला स्टेप मैंने ले लिया प्रोटॉन, तो आपको पता है प्रोटॉन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब दोनों तरफ सेम ही है ना, ग्रुप वगैरह कोई हिंड्रेंस वगैरह का झंझट नहीं है। तो मान लो मैंने ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दी, तो बच्चों जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा तो ये हो गया OH और यहाँ क्या आ गया Br, ठीक है। अब इसको यहाँ स्टॉप नहीं करना है बिकॉज वी हैव HBr इन एक्सेस, तो अब क्या कर ले, तो HBr एक्सेस में तो फिर प्रोटॉन आएगा, अब वो इस ऑक्सीजन पे फिर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच तो यही है, ठीक है। तो देखो अगर इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये OH और H+ यहाँ अटैक करा दो तो बच्चों प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ये Br। अब क्या होगा, तो इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट कर दो, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ तो है Br और ये यहाँ क्या बनेगा, तो हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटॉन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। Br- का अटैक यहीं करा देंगे, है ना, तो यहाँ जो बनेगा दैट विल बी Br, ठीक है। तो एक्सेस में था तो हमारा आंसर दोनों जगह क्या हो गया, Br और Br। पहले क्या था ROR, तो हम दोनों एल्काइल ग्रुप को अलग कर लेते थे, एक के साथ O सेंड कर देते थे, एक को Br दे देते थे, फिर ROH बन जाता था, फिर वो वापस जाके रिएक्ट करता था। तो यही तो है बच्चों, देखो ROH बन जाता था, वापस रिएक्ट करेगा, वापस दोनों क्या हो जाएंगे, हेलो एल्कीन बनता था। यहाँ दोनों डाई सब्सटीट्यूटेड हेलोजिनेटेड हो गया, ये क्लियर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बच्चों, देखो एक कंपाउंड है, अल्कोहल भी है, Cl भी है और ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, आई थिंक, है ना, CH3 ठीक है, और O- टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब बच्चों माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है तो मैं कह दूं भाई बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अगर आपको ध्यान है तो टर्शरी अल्कोहल वीकेस्ट अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में टर्शरी वाला अल्कोहल क्या होता है, वीकेस्ट होता है। तो उनके कंपैरेटिवली तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो भी दोनों चीजें हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी। अब बच्चों अगर यहां देखें, हालांकि मिक्सचर बनना चाहिए, है ना, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर इसका बेसिक कैरेक्टर भारी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बहुत बड़ा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, लेकिन बेस तो है ही ना साथ में, तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा प्रोटॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन लेके अलग हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, करेगा, है ना, लेकिन डोमिनेंसी वाली बात आ जाती है, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा चांसेस किसके, तो ये कैरेक्टर इसका भारी पड़ जाए। तो कोई प्रोटॉन डोनर है, तो देखो प्रोटॉन डोनर तो है ये जो कंपाउंड है ना, अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दूं तो ये प्रोटॉन डोनर तो है। तो बच्चों अगला जो स्टेप है इसका, दैट इज लाइक दिस, ये हो गया Cl, ये आपका क्या हो गया O-, ठीक है, और ये कंपाउंड इस तरह से, है ना, और ये प्रोटॉन जो है ये चला गया आपके कहाँ, तो मैं कह दूंगी यहाँ जो बेसिक कैरेक्टर भारी पड़ रहा था वहां, देखो, है ना, आपके पास इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है
और क्या है, बेस भी है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर इसका बेसिक कैरेक्टर भारी पड़ जाएगा क्योंकि हिंडर्ड है। ठीक है, बनेगा मिक्सचर, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन फर्स्ट अटैक इसका है इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। अब क्या करेंगे बच्चों, तो थोड़ा याद करो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, है ना, याद आया क्या था, हेलो एल्कीन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बैक साइड से एल्कोक्साइड आयन अटैक करने आता था, है ना, और X माइनस अलग और ईथर। तो बच्चों कुछ कुछ वही सिचुएशन नहीं है क्या, देखो ये हैलोजन है ना, अगर मैं कहूँ ये नेगेटिव है ना, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ स्प्लिट कर देती हूँ तो कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब तो ये O माइनस जो है, ठीक है, ये यहीं अटैक कर लेगा। अब तुम्हें कनेक्शन में दिक्कत आएगा, तो देखो बच्चों ये अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 और 6 पे कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, IUPAC के लिए नंबरिंग नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट बताने के लिए नंबरिंग कर रही हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। तो देखो ये O माइनस जाके यहाँ अटैक करेगा ना, तो टोटल रिंग में कितने मेंबर हो गए, 6 हो गए। तो ये बना दिया मैंने कि भाई 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको 1 दिया था मैंने, Cl माइनस तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पे ऑक्सीजन था, तो मैं क्या करती हूँ 6 वाले कार्बन की जगह पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, और 4 वाले पे क्या है, मिथाइल, यानी यहाँ पे क्या है, मिथाइल। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ईथर है और क्या है, मिथाइलेटेड ईथर है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो ये इसका फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बन गया, है ना। मान लो आपको इसका नाम लिखना है तो ऑक्सीजन वाले कार्बन को नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो अभी ये नंबर IUPAC का नहीं है, है ना, नंबरिंग हटा देती हूँ अब मैं, नहीं तो आपको रहेगा IUPAC नंबरिंग भी ऐसी करनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन तो है, साइक्लोहेक्सेन के बीच में क्या फिट कर दिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीसाइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं इसी को 1 मान लूँ तो ये 1 2 3 मिथाइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, एक एल्कीन है, पहला अटैक देखो प्रोटॉन का है और सेकंड जो अटैक है दैट इज ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो चेक करते हैं, देखो ये इस तरह का एल्कीन है। ठीक है, अब पहला अटैक बच्चों प्रोटॉन का है, तो आपको पता है प्रोटॉन एज ए इलेक्ट्रोफाइल हो गया, कार्ब कैटायन बनाएंगे, है ना। तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दे तो ये कार्बन नेगेटिव, ये प्रोटॉन कनेक्ट कर दो तो 2 डिग्री कार्ब कैटायन तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया हमने, यहाँ हो गया CH3 और ये हो गया 2 डिग्री कार्ब कैटायन। ठीक है, तो भाई प्रोटॉन ने अटैक किया, है ना, ये बॉन्ड मैंने यहाँ तोड़ दिया, तो भाई ये माइनस ये प्लस, इस माइनस को ये प्रोटॉन पहुंचा दिया। ठीक है, और वो बन गया कार्ब कैटायन। क्लियर, अब क्या करें, तो अब है हमारे पास मीथेनॉल। ओके, तो देखो मीथेनॉल इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है ऑक्सीजन, तो अटैक करा दो कार्ब कैटायन पे खटाक से। ठीक है भाई, तो ये आया ऑक्सीजन, है ना, एक बार तो ये डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर और खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तो शुरू में जो प्रोटॉन आया था उसको अपनी जगह पे पहुंचाना ही है ना, तो तुम क्या करो, प्रोटॉन एलिमिनेट करो, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, प्रोटॉन जो है वो वापस अपनी जगह चला जाएगा और आपका जो आंसर है दैट विल बी लाइक दिस, OCH3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, सिंपल है ना, थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड है, मैकेनिज्म सीखोगे, मैंने पहले कहा था लिख लिख के याद करोगे, है ना, तो थोड़ा दिमाग चलेगा। अच्छा भी प्रोटॉन का अटैक कराना है, प्रोटॉन तो प्लस है, माइनस वाली जगह सर्च करो। अब इसको तो माइनस के पास पहुंचा दूंगी, कार्ब कैटायन बनेगा, कौन सा कार्ब कैटायन बने, तो भी बढ़िया कौन सा है, 1 डिग्री से बढ़िया 2 डिग्री है क्योंकि स्टेबल है ना। अब ये दिमाग में तो नहीं आएगा ना ये यही क्यों आपने तोड़ा, इसको यहाँ तोड़ देते, तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ तोड़ देती तो 1 डिग्री कार्ब कैटायन मिलता, तो खराब है ना, 2 डिग्री एटलीस्ट बेटर तो है, इसलिए। अब ये प्लस है तो माइनस वाले को आन दो इस पर अटैक करने, आ गया। अब शुरुआत किससे हुई थी, प्रोटॉन से, उसको वापस पहुंचा दो, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। चलो देखते हैं और क्या है, तो आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट
ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम द साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके भाई, ये देखो अल्कोहल भी है और Cl भी है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम है तो प्रोटॉन दे ही सकता है अल्कोहल, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इससे प्रोटॉन छुड़वा लेती हूँ, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दिया, तो देखो ये शायद कुछ अभी पड़ा था, ऐसा कुछ है, ये आ गया इधर Cl, तो ये हो गया तुम्हारे पास O माइनस। भाई बेस है तो प्रोटॉन तो देना ही पड़ेगा ना, प्रोटॉन कहाँ से लाएंगे, कार्बन से प्रोटॉन लाने की जब सोचते जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, एक्टिव हाइड्रोजन तो है ना मेरे पास, है ना, H प्लस और O माइनस। तो चलो भाई प्रोटॉन पहुंचाया, वाटर अलग किया, यहाँ से यहाँ पहुंचे, वाटर अलग किया। अब ये तो कुछ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस जैसा हो गया, है ना। अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर देती हूँ तो ये वाला पार्ट E तो नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और ये अटैक करा दो, ठीक है। तो अभी नंबरिंग ये O है ना, O है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ऑक्सीजन को मिला के 5 है, देखो 1 2 3 4 और 5, तो मुझे 5 कार्बन वाली साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, 5 कार्बन नहीं 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर मिल गई, और ये Cl माइनस, ठीक है। तो A और B, तो बच्चों ये तो है आपका A एंड दिस इज B, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर। कुछ प्रॉब्लम्स है, अच्छी प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपके लिए छांट के निकाली है कि हाँ थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म पे सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उसको करेंगे, है ना। तो मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाऊंगी, बट एक बार कुछ चैप्टर्स जो है ना, कुछ बोर्ड वाले बच्चों का भी आ रहा है कि भाई थोड़े से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, अमाइंस है, ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स करा दो, ठीक है। तो मैकेनिज्म जरूर पढ़ाऊंगी, बट एक बार सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिन बच्चों को ज़रूरत है, मान लो आपको आता है ना, आपके फ्रेंड को नहीं आता है, उसके फ्रेंड को नहीं आता है, तो उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सो टिल देन, गुड बाय।